एवरीवन, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो आप अगर एक शिक्षक हैं तो आप के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि आप अपने कक्षा में एकदम अनुशासन बनाए रखें कि अपने जगह से टस से मस नहीं होना है, या एकदम टाइम टू टाइम हर चीज़ काम हो, या फिर आप विद्यार्थियों की कठिनाई दूर करें, या एक अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसका सही उत्तर होगा सी। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को सुविधादाता कहा गया है। तो सुविधादाता का काम होता है सुविधा देना, अर्थात विद्यार्थियों की जिस तरह की भी समस्या या कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति यानी कि सोच साधारणतः आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूह, अलग अलग समूहों मतलब कि अलग अलग लोगों के प्रति अगर बालक के दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस है कि भाई ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, तो इसके जो भी उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस है वो कैसे आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सहोदर मतलब बड़ों और समकक्षों मतलब कि जो उनके हम उम्र हैं, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव यानी कि टेलीविज़न वगैरह से। देखिए, लोगों के प्रति यानी कि समाज के प्रति समजातीय समूह किससे रिलेटेड है? समाज से रिलेटेड है। तो समाज के प्रति बालक की जो सोच बनती है वो उनके माता पिता यानी कि अभिभावकों से बनती है। बोलेंगे कि ये लोग अच्छे हैं उनके यहाँ जाओ, ये लोग बुरे हैं उनके यहाँ मत जाओ, उनसे बात मत करो। तो ये सारी चीज़ें बालक अभिभावकों से सीखते हैं, अभिभावकों की सोच से सीखते हैं। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प ए। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, 2 मंदबुद्धि बालकों को बोला गया है कि आप अपने कक्षा में बैठा लीजिए। तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, मना कर देंगे भाई हम इनको नहीं पढ़ाएंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। आप बोल देंगे भाई कि इन्हें किसी और में बैठाइए जहाँ पे इनके लायक शिक्षा दी जाती हो, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर खुद अपने आप को सिखाएंगे चीज़ें, जाके कहीं ट्रेनिंग लेंगे, या फिर कैसे भी ट्रेनिंग लेंगे, या फिर उपरोक्त में से कुछ नहीं करेंगे, जैसे कर रहे हैं अपना मज़े से बैठ के अपना काम करते रहेंगे। क्या करेंगे बताइए? आप एक टीचर हैं, खुद सोचिए, कोई किताबी आंसर मत दीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आप अगर होंगे तो ऐसे में क्या करेंगे। एक शिक्षक के तौर पे आप ये मत देखिए कि आप टीचर बन गए तो 40-50 हज़ार 60 हज़ार वेतन पा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप टीचर बन के क्या कर सकते हैं, उस आधार पे सोचिए। यहाँ सही विकल्प होगा, बताइए? चारों विकल्प आपके सामने है। सिंपल सी बात है, यहाँ सही विकल्प होगा सी। पहला विकल्प इनकार करना नेगेटिव है और आप मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं कि उनके दूसरे विद्यालय में ले जाकर बैठें। अगर कोई बालक मंदबुद्धि है तो उन्हें हीन भावना के शिकार होंगे, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठाना चाहिए। तो आप खुद ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। आप जो है शिक्षक सहायक सामग्रियाँ जो होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करें, ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें। आप अगर बालक कम देखने में उसको दिक्कत है तो आप उसको ऑडियो सुनाएं, अगर बालक को सुनने में दिक्कत है तो वीडियो दिखाएं। तो इस तरह से आप शिक्षण प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं, आप अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा हो ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब कि अपरंपार पैसा हो, आपको पढ़ाने उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, मज़े करिए। या फिर उन अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होने चाहिए उनका, कि आपकी सेटिंग हो तगड़ी, आप काम ना करें, जुगाड़ से सब चले, आपको स्कूल जाना ना पड़े। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी या फिर एक वेल एजुकेटेड टीचर हो, उनको बालकों को किसी तरह की भी समस्या हो आप हल कर लें, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि हो कि आपकी भाई जय जयकार हो, लड़के बोले अरे ये सर बहुत
बढ़िया है, फला मैडम बहुत बढ़िया है, एकदम मज़े से पढ़ाती हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है, मज़ा आ जाता है, और कार से आते हैं और फलनवा कार रखे हैं, ढकनवा कार रखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप क्या देखते हैं? सिंपल सी बात है, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की थी कि एक शिक्षक सुविधादाता होता है, तो समस्या का हल करने के लिए उससे पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। सिंपल सी बात है। कौन से कार से आ रहे हैं, कितना प्रसिद्ध हैं वो, अमिताभ बच्चन के साथ घूमे हैं, फ़ोटो खिंचाएं, इससे कोई मतलब नहीं। सिंपल सी बात है, साधन संपन्न का अर्थ होना चाहिए उसके शिक्षण संबंधी साधन, जो पढ़ाना है उसे उसके संबंधी साधन, तो उनसे संपन्न हो। विकल्प सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। मतलब बालक का संवेग समायोजन कैसे प्रभावी होता है, किस में प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपरोक्त सभी में? बताइए कौन सा विकल्प है? सिंपल सी बात है, बालक का संवेगात्मक समायोजन उपरोक्त सभी से होगा। व्यक्तित्व निर्माण में भी होगा। अगर वो अपने संवेगों का समायोजन करना सीख लेता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। पहली चीज़, पर्सनालिटी अच्छी होगी। कक्षा में जब वो पढ़ रहा है तो वहाँ अच्छी चीज़ें सीखेगा, और अपने आप को डिसिप्लिन रखने में भी अगर इन चीज़ों पर वो समायोजन कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है अपने इमोशन पे काफ़ी हद तक, तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए व बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव करिए, कौन सा होगा। फिर हम देखेंगे मिश्रित विधि क्या है और विचार साहचर्य विधि क्या है। विकल्प होगा सी, ए और बी दोनों। स्मरण करने की दोनों ही विधियां हैं। मिश्रित विधि भी स्मरण करने की विधि है और विचार साहचर्य भी। पहले देख लेते हैं मिश्रित विधि क्या है। मिश्रित विधि है, इस विधि में पूर्ण और खंड विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ होगा प्रयोग किया जाता है। क्या पूर्ण और खंड? पहले पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक पढ़ा दिया जाएगा। मतलब 10 लेसन है, 10 लेसन को आरंभ से, या 12 लेसन है, आरंभ से अंत तक पढ़ा दिया गया 12 लेसन को। फिर उसे खंडों में बांट कर याद किया जाता है। अब उनको 4 खंड में बांट दिए हम। खंड 1 में 3 चैप्टर, खंड 2 में 3 चैप्टर, इस तरह से बांट दिए। अब उनको याद कराया जाएगा। फिर अंत में पूरे पाठ का आरंभ से अंत तक फिर पढ़ाया जाएगा, यानी कि रिवीजन कराया जाएगा। 3 स्टेप में आपने प्रक्रिया को कर ली। यह विधि कुछ सीमा तक पूर्ण और कुछ सीमा तक खंड विधियों से अच्छी है। तो मतलब अगर इस पूर्ण और खंड विधियों से बात की जा रही है, जिसमें सिर्फ खंड में पढ़ाया जा रहा है वो विधि, या फिर जिसमें पूरा एक साथ पढ़ा दिया जा रहा है वो विधि, उन दोनों से बेहतर कही जाती है। हाँ, उन दोनों से तो बेहतर ये है कि पहले आप पूरा एक बार पढ़ा दें, फिर उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दें, फिर अच्छे से उसको याद कराएं, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन करा दें। तो ठीक है, लेकिन विचार साहचर्य विधि देख लेते हैं। स्मरण करने की यानी कि याद करने की ये विधियाँ तो हैं ही, चीज़ों को याद रखने की। विचार साहचर्य विधि क्या कहती है? इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से भिन्न प्रकार से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। मतलब यह है कि जो बात आपको याद करनी, यानी कि जो चीज़ आपको पढ़ना है, आपको जो चीज़ें पता है उनसे जोड़ दी जाए। मान लीजिए आपको फल के बारे में पढ़ाया जा रहा है बालक को, या फिर उन्हें सब्जियों के नाम पढ़ाया जा रहा है, तो उनसे आप कहेंगे कि आपके घर में कौन कौन सी सब्जी बनती है। अपने घर में तो वो सब्जियाँ खाते होंगे। फिर उसके बाद उनको सब्जियों से जोड़ के अगर सब्जियाँ बताएंगे, यानी उनको जो ज्ञात है सब्जियाँ, उनसे जोड़ के 5 सब्जियों के नाम याद कराएंगे तो एक बार में याद हो जाएगा। तो ऐसा करने से स्मरण शीघ्रता से होता है और स्मरण की हुई बात बहुत समय तक याद रहती है, भूलती नहीं। तो ये बहुत अच्छी विधि है कि आप बालक को उसके ज्ञान से, यानी उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के चीज़ों को सिखा रहे हैं। इसके बारे में जेम्स का मत है, विचार साहचर्य उत्तम चिंतन द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है। तो ये आपका हो गया आंसर, और विचार साहचर्य विधि। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, यानी कि लर्नर को सबसे ज़्यादा किस में फ्रीडम मिल रही है? संरचनावाद में, क्रियाशीलतावाद में, व्यवहारवाद में, सृजनशीलतावाद में? किस में सीखने वाले को सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है? छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है।
बात करेंगे संरचनावाद की, तो नई नई संरचनाएं जहाँ बालक बना रहा है, चीज़ों को संरचनात्मक तरीके से पढ़ रहा है एकदम, तो वो अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हैं। क्रियाशीलतावाद, यानी कि क्रियाशील है बालक, कुछ न कुछ वर्क अच्छे तरीके से कर रहा है, या फिर वो व्यवहारिक है, या फिर वह सृजनशील। सृजनशील मतलब नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, नए नए रचनाएं करना, यानी कि रचनात्मक है बालक। तो सिंपल सी बात है, रचनात्मकता जहाँ बालक को यह छूट दी जाती है कि आप अपना अधिगम अपनी थिंकिंग एबिलिटी के अनुसार किए, जहाँ वो नए विचारों का सृजन कर रहा है, तो वो सबसे बेहतर विधि होगी अधिगमकर्ता के लिए। सृजनशीलता सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देती है लर्नर को, तो विकल्प डी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में, समायोजन में। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और अभिवृत्ति में, या मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता में, या मानसिक स्वास्थ्य और बचने में, या मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ सही है? देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ आपकी, और आपकी चीज़ों के समायोजन में एक घनिष्ठ संबंध है। विकल्प यहाँ डी होगा। क्यों? कि आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप चीज़ों को अच्छा सीखेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी है, आप मानसिक रूप से सही नहीं है, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, और विकल्प डी से हुआ। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं परस्परता, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। ये क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। उसके अनुसार अगर बात की जाए तो समूह में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पे व्यवहारिक सोच नहीं है, उनकी सैद्धांतिक सोच है। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये मेंशन किया है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं गतिशीलता। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो उनको ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं फिर शाम को 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।